Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is The Will. Let's begin the chapter. Chapter 10, The Will. Theme stream of the chapter. In a small town in Egypt, Abdullah bin Saad, a living camel owner, left advice and a will for his family before he died. His sons argued over how to divide the camels until their mother wisely used an extra camel to resolve the dispute, ensuring everyone got their fair share. तो इन दिस स्टोरी एक छोटा सा टाउन है इजिप्ट में। वहां पर अब्दुल्ला बिन साद एक कैमल ओनर था जो लेफ्ट एडवाइस एंड विल फॉर हिज फैमिली, जिसने अपनी फैमिली के लिए एक एडवाइस और एक विल छोड़कर गया था मरने से पहले। उसके जो बेटे थे उन्होंने आर्ग्यू करा कि कैमल्स के डिवीजन के ऊपर उन्होंने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दिया अंटिल जब तक उनकी मदर ने एक एक्स्ट्रा कैमल को यूज किया उनकी बीच की लड़ाई, उनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट को खत्म करने के। So what are the characters in the spotlight? Abdullah bin Saad, a loving camel owner who left advice in a will for his family. Ruqayya Khatun is Abdullah's wise and caring wife who resolved the dispute over camels. Ahmad is the eldest son, responsible and leader of his brother. Muhammad is the middle son, respectful to his elder and kind to his younger brother. Mukarram, the youngest son, close to his mother and eager to make her happy. Now the quest begins. Many years ago, in a small town in Egypt, there lived a man named Abdullah bin Saad. बहुत साल पहले की बात है, एक छोटे से गांव था इजिप्ट का जहां पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन साद. Abdullah worked with camels. He had the most pedigreed camels of the finest quality with fur as white as rabbits. सबसे ही ज्यादा अच्छी प्रजाति, सबसे अच्छी स्पीशीज थी उनके पास कैमल की, जिसके बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी के थे और वाइट फर थे जैसे कि रैबिट्स के होते हैं. अब्दुल्ला लव्ड हिज कैमल्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन. अब्दुल्ला अपने कैमल्स को ऐसे प्यार करता था जैसे वो अपने बच्चों से प्यार करता. Once a year he would sell some of them at a cattle fair and earn a good sum of money. तो साल में एक बार वो अपने कैमल्स को कहाँ पे एक फेयर लगता था जहां वो बेचता था और उसके बदले वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता. Then he would rear the new and the remaining camels and increase his herd. फिर वो नए कैमल्स खरीदता था, फिर उनको पालता था, उसके बाद फिर हर साल उन्हें बेचता. Abdullah had a good honest wife and 3 sons who lived happily with him in his hut. अब्दुल्ला की एक वाइफ थी बहुत अच्छी सी और उसके 3 बेटे थे जो हट में एक साथ रहते थे. The camel enclosure was right outside the hut. It was a sight to see his handsome camels chewing their cud under the leafy date trees in the enclosure. अब कैमल एनक्लोजर उसके घर के बाहर था जहाँ पे वो कैमल्स को इसलिए देख पाता था कि उसके कैमल सुरक्षित हैं, अच्छे से खा रहे हैं, सब कुछ देखता था. तो वो एक साइड थी तो उससे कि वो अपने कैमल्स को देखता रहे खाना खाते हुए, उनको जो भी देता था खाना. और वहां पर एक क्या था, लीफी डेट ट्रीज थे. उसी जहां पर अब कैमल्स थे वहीं के आसपास उन्होंने डेट ट्रीज थे. एज टाइम पास्ड अब्दुल्ला एंड हिज वाइफ ग्रू वीक एंड ओल्ड. अब जैसे जैसे टाइम पास होता गया वो दोनों बहुत ही बूढ़े हो गए, कमजोर होते लगे. One night over dinner, Abdullah bin Saad said to his 3 sons, "My boys, I'm getting old now and my body is getting weaker every day. I'm sick so often. I feel my end is near." अब एक रात को सब लोग डिनर कर रहे थे तो वो अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार रहने लगा हूँ, कमजोर फील करने लगा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बीमार हो रहा हूँ बार बार. तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ अब खत्म होने वाली. When I am gone, look after your mother and please don't fight amongst yourself. कहा मेरे जाने के बाद आप एक दूसरे का भी ध्यान रखना, अपनी मदर का ध्यान रखना और लड़ाई मत कर. I don't have much, but I have written a will which you can find in a pot in the granary. उसने कहा मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, पर मैंने जो कुछ भी है उसे विल में एक लिखकर एक ग्रैनरी में डालकर वहां रख दिया है जो आपको मिल जाएगी मेरे मरने के बाद. One morning soon after, Abdullah was found lifeless in his bed by his wife and son. एक दिन ऐसा आया जब वो उसकी डेथ हो गई. 3 days after Abdullah's death, his family thought of his will. अब उनकी डेथ के 3 दिन ही बीते थे कि उसकी फैमिली को, जो उसके बेटे थे, उनको विल के बारे में जानने की इच्छा हुई. His son searched every pot in the granary and finally found the paper wrapped in camel skin.
अब उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया बिल के पेपर और फाइनली जब उन्हें मिल गए तो वो कहाँ थे? कैमल की स्किन में रैप थे। On opening the seal, they found that it was not a will but a directive which was addressed to them. देखा वो जब उन्होंने उसे खोल के देखा तो वो एक विल नहीं थी, वो सिर्फ एक डायरेक्टिव था जिसको एड्रेस किया गया। My children, I ask that the three of you look after your mother. Tell her about your decisions. If you travel anywhere, inform her before leaving. अब मरने से पहले उसने बोला था कि अपनी मदर का ध्यान रखना मेरे मरने के बाद। तो उसने कहा कि अपनी मदर को बताओ अपने डिसीजंस के बारे में। कहीं भी अगर आप जा रहे हो, कहीं भी जाना चाहते हो तो ऑल दीज थिंग्स आपको जाने से पहले अपनी मदर को बताओ। अहमद, यू आर द एल्डेस्ट सो यू विल हैव द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था अहमद। उसने कहा तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर यंगर ब्रदर्स मोहम्मद एंड मुकर्रम। उसने कहा तुम्हें अपने दोनों छोटे भाई जो है मोहम्मद और मुकर्रम का। Ahmad, as the eldest, you must be present for any wedding, death, or any other event in the house. देखा तुम घर के बड़े हो, किसी की भी डेथ होती है, किसी की भी शादी होती है, तुम्हें सबसे पहले जाना है। मोहम्मद, since you are in the middle, so you must respect your elder brother and indulge your younger one. देखा अब तुम हो सेकंड नंबर पे, तुम दोनों के बीच में हो, तुम्हें अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करनी है और छोटे भाई के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली रहना है। You should also respect and love your mother. मुकर्रम, you are the youngest. देखा तुम्हें अपनी मदर की भी देखभाल करनी है। अब मुकर्रम तुम सबसे छोटे हो, closest to your mother, so you must ensure that every need of your mother is fulfilled either by you or by your brothers. उसने कहा तुम सबसे छोटे हो, माँ के लाडले हो, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, अपनी माँ का ख्याल रखना है, अपनी माँ के सबसे करीब हो, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ये है कि तुम अपनी माँ की जरूरतों को पूरा करो और अपने भाई की बात मानो। You must respect your brothers because after they will be your elder. मैंने कहा तुम्हें अपने भाइयों की रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि वो तुमसे बड़े भी हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है। The sons read the page from top to bottom and looked at each other horrified that their father left not a will but a piece of advice for them. अब पूरा जब उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ ली उसके बाद वो बोलते हैं एक दूसरे को ऐसे देखने लगे कि उनके फादर ने उसके लिए कोई विल नहीं छोड़ी थी, सिर्फ एक एडवाइस लेकर चले गए। Then Rukaiya, Abdullah's wife, said that she remembered that her husband had written on 2 sheets of paper that night, but they had read only one. अब उसकी जो वाइफ थी रुकैया, उनकी मदर, उसे पता था कि उसके हस्बैंड ने 2 पेपर लिखे हैं, पर उन्होंने सिर्फ एक पढ़ा है। She told them to check if the second page was stuck to first one. उसे बोला अपने बच्चों को कि एक बार चेक करो, क्या पता दूसरा पेपर साथ में ही लगा हुआ। When Ahmed rubbed the corner of the paper, he found that really was another paper stuck to the first one. अब जब अहमद ने दोबारा से उस पेपर को, कई बार 2 पेपर ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे कि दो पेपर ज्वाइन हो गए, तो उसको दूसरे को कोशिश करके निकाला उसने, तो देखा सच में दूसरा पेपर था। Son's faces lit up. Ahmed said, "Thank God, Abba has written his will on this one." Muhammad and Mukarram said, "Read it quickly, quickly." उसने कहा थैंक गॉड अहमद ने कि फादर जो थे उन्होंने विल लिखी हो इस पेपर पर, और दोनों बाकी के भाई थे वो कह रहे थे कि जल्दी पढ़ो। Ahmed began to read. Ahmed ने पढ़ना शुरू किया. With Allah as my witness, I write that after my death, my house goes to my wife, Ruqayya Khatun. It is up to her to keep it, give it, or sons, or sell it. अब उसमें सबसे पहले लिखा था कि मेरे जो ये घर है, ये मैं अपनी वाइफ को देता हूँ। अब मेरी वाइफ इस घर को बेचे, अपने पास रखे या अपने बेटों को दे, वो उसकी मर्जी। द डिसीजन रेस्ट विद माई वाइफ। इस सब चीजों का डिसीजन मेरी वाइफ के। अपार्ट फ्रॉम माई हाउस आई हैव नो अदर प्रॉपर्टी। उसने कहा घर के अलावा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। However, after my death, my camels will be divided between my wife and children. और किसी केस में मेरे मरने के बाद मेरे जो कैमल्स और मेरा घर है मेरे बच्चों और मेरी वाइफ के बीच में डिवाइड होगा। द हेल्थीएस्ट एंड मोस्ट हैंडसम कैमल विल गो टू माई वाइफ। जो कैमल सबसे ज्यादा हेल्दी होगा वो मेरी वाइफ के पास जाएगा। रिमाइंडर विल बी डिवाइडेड अमंग माई सन्स। और बाकी के कैमल्स मेरे बच्चों में हो जाएंगे डिवाइड। Ahmed will get half of the remaining camels after my wife has taken it. उसने कहा जब मेरी वाइफ एक कैमल ले लेगी तो बाकी जो हाफ जो कैमल है रिमेनिंग का वो कौन लेगा? अहमद। मोहम्मद विल गेट 1/3 ऑफ द कैमल्स एंड मुकर्रम विल गेट 1/9। उसने कहा
मोहम्मद को मिलेगा 1/3 camels और मुकर्रम को मिलेगा 1/9. Abdullah bin Saad had 18 camels when he died. The best camel would go to Ruqayya Khatun and there remained 17. अब टोटल जब वो मरा था तो उस टाइम पे 18 कैमल्स थे, जिसमें से जो बेस्ट कैमल था वो उसकी वाइफ के पास आ गया और बाकी के बचे 17 कैमल्स. Ahmad demanded his half, but he could not have half of 17 camels, which is 8.5 camels. अब आधे कैमल्स तो चाहिए थे अहमद को. उसने कहा लेकिन आधे तो हो नहीं सकते 17 के, क्योंकि कैमल को तो आधा नहीं करोगे. तो उसने कहा कि कैसे होगा. तो नो वन न्यू वेयर टू गेट हाफ अ कैमल. उसने कहा आधा कैमल कहाँ से लाए. Similarly, when Muhammad asked for 1/3 and Mukarram for 1/9, it proved impossible to divide the camel. उसी तरीके से जब उसने कहा मुझे 1/3 चाहिए तो भी दिक्कत थी, उसने कहा 1/9 तो भी दिक्कत. तो अब डिवीजन कैसे हो. Three brothers begin quarreling, each wanting his entire share of the animals. अब तीनों आपस में लड़ने लगे कि तीनों को अपना अपना शेयर चाहिए था. None of them was willing to back down, और कोई हार नहीं मानना चाहता था. Their mother exclaimed that their father was hardly buried and they were already enemies with each other. उसने कहा अभी तुम्हें फादर को डेथ को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुम सारे ऐसे लड़ रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो. मुकर्रम द यंगेस्ट सन वो दैट देयर फाइटिंग हैड मेड हिज मदर सैड. अब जो सबसे छोटा भाई था उसने देखा कि इस लड़ाई झगड़े से उसकी माँ दुखी हुई. He thought of his father's advice. Ammi, you are wise. Why don't you tell us what we should do? He said. अब उसने क्या करा, उसने सोचा अपने फादर की एडवाइस के बारे में. फिर उसने अपनी मदर से बोला कि आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए. Remembering his father's advice, Muhammad decided to indulge his younger brother. Yes, Ammi, what do you suggest? फिर उसने जब अपने फादर की एडवाइस को याद किया कि उसके फादर ने उसको क्या बोला था कि अपने छोटे भाई के साथ इंडल्ज होना और बड़े भाई की रिस्पेक्ट करना, तो उसने भी अपनी मदर से पूछा, हाँ मदर, आप बताइए कि हम क्या करें. Ahmed too realized that his father would want him to respect his mother's wish. First, tell us, Ammi, what is your wish? And he asked. अब अहमद को भी मतलब अपने फादर की एडवाइस याद आ गई कि उसने क्या कहा था कि अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी. तो उसने अपनी मदर से पूछा कि आप बताइए. The mother thought for some time. Then she said, "Let me add my camel to your camels. So how many camels do you have now?" ठीक है, मैं अपना कैमल इस कैमल में मिला देती हूँ और अब बताओ कितने कैमल्स हो गए. 18, said the boys. Ammi said, "Absolutely correct. Ahmed, you are the eldest and according to the will you are given half the camels. So you get 9 of them." उसने कहा बिल्कुल करेक्ट है. अब ये 18 कैमल्स है और विल के अकॉर्डिंग आधे तुम्हें मिलेंगे, तो तुम्हें कितने मिलते हैं. 9. मोहम्मद, अकॉर्डिंग टू विल यू गेट 1/3 ऑफ द कैमल्स. उसने कहा मोहम्मद, विल के अकॉर्डिंग तुम्हें चाहिए 1/3. तो 1/3 ऑफ 18 इज 6. 1/3 18 का कितना होता है 6. और मुकर्रम, अकॉर्डिंग टू योर फादर्स विल यू आर गिवन 1/9 ऑफ कैमल्स. 1/9 ऑफ 18 इज 2 कैमल्स. उसने कहा विल के अकॉर्डिंग 1/9 तुम्हारे हिस्से में आते हैं और 1/9 मतलब 2 कैमल्स. अम्मी सेड दैट मास्टर वाज नाउ सेटल्ड. उसने कहा कि मैटर अब सेटल्ड हो गया. अहमद सेड यस अम्मी, I get mine, Muhammad gets 6 and Mukarram gets 2. My God, together these come to 17 camels, so you camel will stay with you. Ammi smiled. She said, your father was a just and honest man. उसने कहा कि मेरे को 9 मिले, मोहम्मद को 6 और मुकर्रम को 2. उसने कहा माय गॉड, टुगेदर तो ये तो 17 कैमल्स है, तो आपका कैमल तो आपके पास ही रहेगा. तो अम्मी हंसी और बोली अब के जो तुम्हारे फादर हैं वो बहुत ही ज्यादा जस्ट थे, हमेशा न्याय करते थे. Fun fact, camels are known as ships of the desert because they can travel long distances without water, making them perfect for desert life. They also have thick fur to protect them from the sun. तो कैमल्स को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि वो बिना खाए और पिए बहुत ही लंबे समय तक डेजर्ट में रह सकते हैं. स्पेशली वो डेजर्ट के लिए ही उनकी बॉडी इस तरीके से उन्हें अडॉप्ट करी हुई है. तो आप वो बिना पानी और बिना खाने के बहुत लंबे समय तक वहाँ पे चल सकते हैं, रह सकते हैं. Now let's do the vocabulary voyage. Pedigreed, animals with recorded ancestry showing they come from parents of the same breed or variety. Finest, of best quality. Rare, to care for an animal's young ones until they are fully grown. Enclosure, an area that is closed off with a fence. Cud, partly digested food returned from the stomach of camels to the mouth or further chewing. Will, a legal document containing instructions as to what should be done with one's money and property after his death. Tannery, a building used for storing grain. Steel,
A device with a cut or raised emblem, symbol, or word used specially to certify signature or authenticate a document. Directive and official instruction given by somebody in authority. Responsibility is a moral duty that one is required to do, such as take care of someone or something. Indulge to let someone have to do what they want. Ensure to make certain that something happens. And just, fair, or right. Now let us assess. Pick the correct answer. What did Abdullah ask his sons to do after his death? Right? Take care of their mother. What did Ruqayya remember about Abdullah's will? Ruqayya क्या remember किया अपने अब्दुल्ला के will के साथ? That he had written it on 2 sheets of paper. How many camels did Mukarram receive according to the solution? Mukarram को कितने मिलने थे? 2. What did Abdullah's wife suggest doing to solve the problem of dividing the camels? Camels के dividation के according क्या उन्होंने suggest करा था? Adding हर camel to the count. ने अपना जब camel add कर दिया था तो सब solve हो गया था. We'll do the true and false. Abdullah had a good and honest wife and 3 sons who lived happily with him in his hut. True. Abdullah's sons found his will in the kitchen. False. In the granary. Remembering his father's advice, Muhammad decided to indulge his neighbor to solve the dispute. नहीं, neighbor को थोड़ी indulge कर रहा था उन लोगों ने. Abdullah's wife thought her husband was unjust and dishonest. False. His husband was just. Now let's do the fill in the blanks. Ahmed demanded dash of the camels after reading the will. अब will पढ़ने के बाद अहमद ने कितने डिमांड करे? आप, क्योंकि वो सबसे बड़ा था. Apart from the dash, Abdullah had no other property. हाउस के अलावा उसके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं थी. Ruqayya said, your father was a dash and dash man, honest and just. Ahmed realized that his father would want to respect his dash wish first, father. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.